Hello everyone and welcome to my channel. Today in this video we are going to discuss Greco-Roman period. So from today we are going to start the history of English literature series and this is going to be the very first video of that series. And पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे Greco-Roman period के बारे में. I hope you all know that the modern literature began from the Renaissance period. जो मॉडर्न लिटरेचर है इंग्लिश लिटरेचर है ये बेसिकली रेनेसांस पीरियड के बाद से ही शुरू होती है रेनेसांस पीरियड से ही शुरू होती है बेसिकली एंड रेनेसांस का मतलब है द रीबर्थ ऑफ ग्रीक एंड लैटिन टेक्स्ट जब इंग्लैंड में ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट आए तब लोग पढ़े and they became knowledgeable, they started questioning the church and तभी से इंग्लिश लिटरेचर फुल फ्लेजेडली डेवलप्ड हुई. तो इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करने से पहले ग्रेको रोमन पीरियड को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ग्रेको रोमन पीरियड्स को देखेंगे क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में भी पीरियड्स डिवाइडेड है और ग्रेको रोमन पीरियड में भी एजेस और पीरियड्स में डिवाइड है ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो. हम लोग उसकी हिस्ट्री को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और मेजर राइटर्स और मेजर वर्क्स को भी डिस्कस करेंगे. सो ग्रेको रोमन लिटरेचर में तीन पीरियड्स है बेसिकली. पहला है आर्किक पीरियड जिसे हम लोग प्री क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं और इसका टाइमलाइन है 800 बीसी से 500 बीसी. इस टाइम पे इतना ज़्यादा लिटरेरी डेवलपमेंट नहीं हुआ था. ठीक है, पोइट्री को गाया जाता था एंड फोकलोर थी और मिथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पे ही पोइट्री लिखी जाती थी. उसके बाद आया क्लासिकल पीरियड एंड क्लासिकल पीरियड को ही गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है ग्रीस का और इसका टाइमलाइन है 500 BC टू 323 BC. एंड इसी क्लासिकल पीरियड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉनरास इमर्ज्ड हुई. ड्रामा आई, ट्रेजेडी आई, कॉमेडीज आई, देन हिस्टोरियंस भी लिखना शुरू किए, हिस्ट्रीज. ओके, एंड हेलेनिस्टिक पीरियड में भी कुछ लिटरेरी डेवलपमेंट्स हुई. एट द सेम टाइम जो ग्रीस है ये पॉलिटिकली डिक्लाइन हुई इस टाइम पे और रोमन इमर्ज्ड हुई एंड रोमन का शासन देखने को मिलता है इस पीरियड में. सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग आर्किक पीरियड को स्टडी करेंगे. उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे. ओके, तो आर्किक पीरियड को हम लोग डार्क एजेस भी कहते हैं. आर्किक पीरियड इज आल्सो कॉल्ड डार्क एजेस क्योंकि इस पीरियड में कोई भी लिटरेरी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, कुछ भी लिटरेचर नहीं था इस पीरियड में एंड बेसिकली लिटरेचर वाज संग इन दैट पीरियड. लिटरेचर को पहले गाया जाता था, लोग पहले पोइट्री कंपोज करते थे एंड कहानियां कंपोज करते थे और उसको घूम घूम के गाया जाता था. बेसिकली देयर वाज एन ओरल ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर. The literature of that time was mainly based on myths, history and folklore. और literature अगर उस टाइम पे था भी तो वो myths पे based था. myths यानी उस समय के mythology, gods goddess से related और history से related literature थी. folklore यानी लोकगीत से related literature थी. और इस पीरियड के important figures है होमर, हेसियड, एसोप एंड सैफो. ये चार इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को अब हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन. सो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पोएट है होमर. सो होमर बेसिकली एक मिस्ट्री है बिकॉज किसी को नहीं पता कि होमर कौन थे एंड होमर एक इंसान भी थे या नहीं थे, nobody knows that. Okay, so he is basically believed to have been a blind court poet who used to compose poetry and sing in and around the city. सो बेसिकली ये माना जाता है कि होमर जो है एक ब्लाइंड कोर्ट पोएट रहे होंगे, अंधे, एंड इन्होंने पोएट्री कंपोज की और उसी को सिटी में गाया. ठीक है, घूम घूम के ये गाते थे पोएट्री को. क्रिटिक्स कुछ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि होमर एक ग्रुप ऑफ ऑथर्स को कहा जाता है क्योंकि
ग्रीक एपिक, मेजर ग्रीक एपिक्स को कंपोज किया था, एंड वो है द इलियड एंड द ओडिसी। द इलियड एंड द ओडिसी दोनों एपिक्स को 24 बुक्स में लिखा गया था, इलियड को 24 एंड द ओडिसी को 24। तो ये मानना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि एक पर्सन इतना बड़ा एपिक्स, वो भी एक नहीं दो दो एपिक्स को कंपोज किया होगा। सो इसीलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि होमर वाज नॉट अ पर्सन, बट द इलियड एंड द ओडिसी was written down, was composed by a number of poets, and their group, their series is known as Homeric series और होमर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ assumptions थे। अब हम लोग इसके वर्क्स के बारे में देखते हैं। तो इनका पहला मेजर एपिक है द इलियड। सो द इलियड जो है ये एक एपिक है, एंड ये बेसिकली एक वॉर के बारे में है जिसका नाम है ट्रोजन वॉर। और ये जो वॉर है ये ट्रोजन और ग्रीक्स, जिनको हम लोग एकियंस भी कहते हैं, तो ये दोनों के बीच में ये लड़ा गया था। और ये वॉर एक नहीं दो नहीं पूरे 10 साल तक लड़ा गया था। सो बेसिकली क्या हुआ था कि ग्रीक की जो क्वीन थी, रानी थी, क्वीन हेलेन, मेलेनस की पत्नी थी ये, तो इनका अगवा हो जाता है, अगवा कर लिया जाता है। कौन करता है? पेरिस करता है। ये ट्रॉय का राजकुमार है, ठीक है, ये इसको अगवा कर लेता है। लेकिन जो हेलेन है ये डेलिबरेटली अपनी इच्छा अनुसार पेरिस के साथ जाती है, ठीक है, ट्रॉय। तो अगवा कर लिया जाता है, इसीलिए जो इनके हस्बैंड है मेलेनियस, इनके भाई एगामेम्नॉन, ये सभी ट्रॉय जाते हैं और ट्रॉय पे हमला बोलते हैं। तो इस वॉर में हम लोग को बहुत सारे ग्रीक वॉरियर्स, एट द सेम टाइम ट्रोजन वॉरियर्स देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े फिगर्स लाइक एकिलीस। ये बहुत महान ग्रीक वॉरियर थे, एंड इन्होंने हेक्टर, जो एक ट्रोजन प्रिंस थे, प्रायाम के बेटे और पेरिस के भाई, ठीक है, तो ये हेक्टर को मार देते हैं, क्योंकि हेक्टर ने पेट्रोक्लस को मारा था। पेट्रोक्लस कौन था? पेट्रोक्लस एकिलिस का सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड था, बहुत अच्छा दोस्त था। तो हेक्टर ने पेट्रोक्लस को मारा, तो एखिलिस ने मार दिया हेक्टर को। और बेसिकली द इलियड को 24 बुक्स में लिखा गया है, और लास्ट बुक में क्या होता है कि जो एखिलिस है ये भी रोता है, बिकॉज ही लॉस्ट हिज फ्रेंड, एंड प्रायाम जो किंग है ट्रॉय का वो भी रोता है, बिकॉज ही लॉस्ट हिज सन विच इज हेक्टर। ओके, सो यही था इलियड का हिस्ट्री। नेक्स्ट वर्क है ओडिसी। ये भी एक एपिक पोम है, एंड ये किस बारे में है? ये ओडिशस के बारे में। जो हम लोगों ने अभी इलियड देखा, इलियड में एक ग्रीक वॉरियर है जिसका नाम है ओडिसीज। ओके, सो ओडिसीज जैसे ही वॉर खत्म होता है तो ये अपने होम जाते हैं, इनके होम टाउन है इथाका, ठीक है, इथाका में इसका घर है, तो ये अपने घर जाते हैं। तो लेकिन घर जाते वक्त उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और एक्चुअल में पूरे 10 साल लग जाते हैं इसको अपने घर पहुंचने में, इथाका पहुंचने में। और 10 साल में वो अपने घर कैसे पहुंचते हैं, किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं, ये इस एपिक में बताया गया है। ओके, सो दिस एपिक डिपिक्ट्स द आर्डुअस जर्नी ऑफ ओडिशियस। 10 साल लगे थे इसको घर पहुंचने में। ओके, और इस एपिक में शायद ओडिशियस को यूलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। हमारे नेक्स्ट मेजर फिगर है एसॉप। सो ये एक पोएट नहीं है, ये एक स्टोरी टेलर है, यानी ये स्टोरीज लिखते हैं, फेबल्स लिखते हैं। और ये बहुत ही बड़े ग्रीक फैबुलिस्ट है। फैबुलिस्ट का मतलब है वन हु राइट्स फेबल्स। फेबल्स का मतलब होता है एक एलिगरी टाइप से, जैसे हम लोग पंचतंत्र स्टोरी पढ़ते हैं, वहाँ पे एनिमल्स कैरेक्टर्स होते हैं, और उस स्टोरी से हमें एक मोरल लेसन मिलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फेबल्स। ओके, सो ही वाज अ नोटेबल ग्रीक स्टोरी टेलर, एक ग्रीक स्टोरी टेलर थे और एक फेबुलिस्ट थे, यानी फेबल लिखते थे ये। अगर इनकी पहले की जीवन देखी जाए तो ये एक स्लेव थे, यानी एक नौकर थे, गुलाम थे। एंड जब इनको अपनी फ्रीडम मिल जाती है तो ये पूरी ग्रीस में ट्रैवल करते हैं, स्टोरीज कलेक्ट करते हैं और स्टोरीज लिखते हैं। और इन्होंने फेबल्स लिखा जैसे द मिस्चीवियस डॉग, द लायन, और द मंकी एज अ किंग, ये सब ये स्टोरीज लिखे हैं। एंड इनके जो वर्क्स है ये फ्रेगमेंट्स में मिलते हैं, ठीक है। तो इनका एक कलेक्शन भी है ईसॉप्स फेबल, बाद में जो हिस्टोरियंस है या क्रिटिक्स है उनको ये कंपाइल करते हैं। एंड इनकी फेबल्स की ये खासियत है कि
इनका जो फेबल्स है हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती थी उसमें, इट एंड्स विद सम मोरल लेसन, ये एक मोरल लेसन से एंड होती थी, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लुक बिफोर यू लीव, वंस बीटन ट्वाइस साई। तो इनके फेबल से हम लोग कुछ मॉरल लेसन्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस वाज एसॉप। हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर है हेसियड। हेसियड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एंशियंट ग्रीक पोएट है, एंड ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ डायडेक्टिक पोएट्री। डायडेक्टिक पोएट्री का इनको फादर भी कहा जाता है। डायडेक्टिक का मतलब होता है इंटेंडेड टू इम्पार्ट नॉलेज। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, और आपका इंटेंशन है उससे कुछ नॉलेज या कुछ इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करना, दैट मीन्स दैट वर्क ऑफ योर्स इज डायडेक्टिक। सो वो कुछ ऐसे पोइट्री लिखते थे दैट वाज नॉट मेंट फॉर एंटरटेनमेंट बट फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज। वो एक ऐसे पोइट्री लिखते थे जिससे नॉलेज मिलती थी, सो दैट वाज डायडेक्टिक, और इसीलिए इनको फादर ऑफ डायडेक्टिक पोइट्री भी कहा जाता है। और ये माना जाता है कि वो एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने पहले लिखना शुरू किया था, क्योंकि बाकी सब पोएट तो गाते थे एंड इन्होंने लिखा। सो ही वाज द फर्स्ट हु रोट डाउन हिज पोएट्री। ओके, एंड हिज फेमस वर्क इज थियोजनी। थियोजनी इनका एक फेमस वर्क है, एंड थियोजनी इज बेसिकली अ हिम टू अपोलो म्यूज एंड अ पोएम अबाउट द जिनोलॉजीज एंड ओरिजिन्स ऑफ गॉड्स। ग्रीक गॉड का क्या ओरिजिन रहा है, उनका जिनोलॉजीज, ये सब के बारे में बताया है थियोजनी में। ओके, सो अगेन इट वाज एन इम्पोर्टेंट फिगर। हमारे लास्ट फिगर है सैफो। ये एक फीमेल लिरिक पोइट है, ठीक है। सी इज द लिरिक पोइट ऑफ एंशियंट ग्रीस, एंड इनको टेंथ म्यूज भी कहा जाता है। म्यूज इज बेसिकली द गॉडेस, द ग्रीक गॉडेस ऑफ पोइट्री। Okay, she is regarded as the 10th muse, and most of her works is lost. Only Ode to Aphrodite is the complete one. और हालांकि एंशियंट ग्रीस में ये रही थी, और इन्होंने अपना वर्क्स भी एंशियंट ग्रीस उस टाइम पे लिखा था, आर्केक पीरियड में। तो बहुत सारा इनका जो वर्क्स था वो गुम गया है, एंड वी फाउंड हर वर्क्स इन फ्रैगमेंट्स। बट एक वर्क है ओड टू एफ्रोडिटे जो एक कंप्लीट फॉर्म में पाया जाता है, एंड ये कहा जाता है, ये देखा गया है कि इनका जो लिरिक पोएम था, इनका जो पोएट्री है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है रोमन पोएट्स लाइक हॉरेस, कैटुलस एंड ओविड। इन तीनों रोमन राइटर्स, रोमन पोएट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है अपने पोएट्री से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि आर्किक पीरियड क्या था, उनके इंपॉर्टेंट फिगर्स, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी हम लोग देखें। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड हम लोग आगे भी इसी तरह के वीडियोस पे डिस्कस करेंगे। एंड ग्रीको रोमन पीरियड शुरू किया है, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर के हर एक एजेस और पीरियड के ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।